अथनीशिया शांति से क्लॉड के साथ चाय और मिठाइयाँ लेती रहती है। स्ट्रॉबेरी केक के छोटे छोटे सावधानी से लिए गए कौर खाते हुए उसे अचानक फेलिक्स की पहले कही बात याद आ जाती है। उसका भाव धीरे धीरे गंभीर और विचारमग्न हो जाता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो अपने पिता की ओर मुड़कर धीमे स्वर में पूछती है, पापा, क्या मैं सच में माँ डायाना जैसी दिखती हूँ? क्लॉड पूरी तरह जम जाता है। उसके हाथ में पकड़ा कप एक तेज आवाज के साथ मेज पर रख दिया जाता है। वो जानबूझकर अपनी नजरें फेर लेता है, उससे आंख मिलाने से बचते हुए, और दबे शांत स्वर में जवाब देता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? अथनीशिया की आंखें थोड़ी फैल जाती हैं। उसने क्लॉड को पहले कभी ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था। हमेशा ठंडे, भावनाहीन और दूरी बनाए रखने वाले सम्राट की नजरें आज उससे बच रही थी और उनमें एक हल्की सी उदासी झलक रही थी। क्लॉड गहरी सांस छोड़ता है और बेचैनी से मेज पर उंगलियां थपथपाता है, जैसे उन भावनाओं से जूझ रहा हो जिन्हें वो शब्दों में नहीं ढाल पा रहा। अंत में वो कहता है, मैं तो किसी मरे हुए इंसान का चेहरा भी भूल चुका हूँ। लेकिन ये बात अथनेशिया की यादों से मेल नहीं खाती। जब जब क्लॉड ने उसे उसकी माँ डायाना की झलक दिखाई थी, वो हमेशा सुंदर और उज्जवल दिखाई दी थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसके शब्दों से प्रतीत होती थी। महल के भीतर डायाना का नाम हमेशा वर्जित माना जाता था, खासकर क्लॉड की मौजूदगी में। फिर भी अथनेशिया को लगता है कि अब जब उनके पिता बेटी के रिश्ते में इतनी गर्माहट और स्थिरता आ गई है, तो वो थोड़ी सी हिम्मत, शायद थोड़ी सी स्वार्थ दिखा सकती है। वो अपना सिर उठाती है, क्लॉड को मजबूर करती है कि वो अंततः उसकी आंखों में देखे और दृढ़ स्वर में कहती है, पापा, मेरी एक इच्छा है, और ये ऐसी चीज है जो सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। लूकस अथनेशिया के कक्ष में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसलिए नहीं है कि उसने सुना है कि इज़ीथियल ने उसे कोई तोहफा भेजा है, और न ही इसलिए कि वो जलन महसूस कर रहा है। व्यंग्य समझा जाए। लूकस तिरस्कार भरी नजर से उस बदकिस्मत पक्षी की ओर इशारा करता है। तो यही है वो मशहूर पक्षी दिमाग, वो बिना किसी हिचक के सपाट स्वर में कहता है। अथनेसिया पूरी तरह अवाक रह जाती है। वो तुरंत पलटकर कहती है, पक्षी दिमाग? किसी पक्षी से ऐसे बात करता है कोई लूकस? क्या तुम्हें इसका नीला रंग नहीं दिखता? लेकिन लूकस से बहस करना पत्थर की दीवार से बात करना जैसा है। वो जिद पर अड़ा रहता है। नीले पक्षी में क्या खास है? एक बाज कहीं बेहतर होता। उस लड़के में सामान्य समझ की कमी है। अथनेसिया जोर देती है कि अगर वो इसे ठीक से पाले तो ये संदेशवाहक कबूतर की तरह भी काम आ सकता है। लूकस झुंझलाता है, जैसे किसी बच्चे को भगाने के लिए हथेली उठाता है, और कहता है, संदेश ले जाने की बात भूल जाओ। जैसे ही ये किसी शिकारी पक्षी से टकराएगा, एक ही निवाले में निगल लिया जाएगा। अथनेसिया होंठ भींच लेती है और गुस्से में मुट्ठियां कस लेती है। फिर अचानक विषय बदलते हुए धीमे से पूछती है, तुम सच में आज जा रहे हो? जिस वर्ल्ड ट्री की तुम बात कर रहे थे, उसे ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा? लूकस सिर के पीछे हाथ खो जाता है और थोड़ी झेम के साथ जवाब देता है, असल में मैंने उसे बहुत पहले खोज लिया था, इसलिए वहां पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। अथनेसिया तुरंत उत्साहित हो जाती है। तो फिर तुम पहले क्यों नहीं गए? आखिरी पल तक इंतजार क्यों किया? कहीं सारे फल पहले ही गिर तो नहीं गए? वर्ल्ड ट्री हर 500 साल में सिर्फ एक बार फल देता है, और लूकस उसे अपनी घटती मना को भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लूकस मानता है कि आखिरी पल तक इंतजार करना मूर्खता थी, हालांकि उसके लहजे से लगता है कि उसे ज्यादा परवाह नहीं। तभी अथनेसिया अचानक कहती है, तो फिर तुम मेरी मना क्यों नहीं खा लेते? लूकस पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और भौहें माथे तक पहुंच जाती हैं। उसका चेहरा देखकर अथनेसिया घबरा जाती है और हड़बड़ाकर कहती है, हे, ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? लूकस थोड़ा सा मुंह फेर लेता है, मगर उसकी नजरें अब भी पूरी तरह घबराई हुई अथनेसिया पर टिकी रहती हैं। अथनेसिया, तुम तो हमेशा कहती थी कि ये घिनौना है, अचानक मन कैसे बदल गया? अथनेसिया जोर से चिल्ला उठती है, क्योंकि तुमने कहा था कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम्हें सच में इतना झंझट उठाना जरूरी है? मेरी मना खा लेना ही तो सब सुलझा देगा, तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा। लूकस संदेह से एक भौं उठाता है, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मेरे बिना तुम्हारी मना ओवरफ्लो हो जाएगी? हाँ, अथनेसिया पूरी तरह पकड़ी जा चुकी है। फिर भी वो सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से बचाव करती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। लूकस चुप रहता है। उसकी भौहें अब भी हैरानी में उठी हुई हैं। अथनेसिया मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुड़ जाती है, बाहें क्रॉस कर लेती है और बड़बड़ाती है, बट जब आपको परवाह ही नहीं है तो जल्दी जाइए, इससे पहले कि सारे फल खत्म हो जाए। लूकस आखिरकार अपनी तंद्रा से बाहर आता है और सहज स्वर में कहता है, खैर अगर देर भी हो जाए तो गिरे हुए फल तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। अथनेसिया आह भरती है और नजरें फेर लेती है, मन ही मन सोचते हुए,
अगर उसे एक भी फल न मिला तो वो बहुत निराश हो जाएगा। आखिरकार उसे कमजोर होना सबसे ज्यादा नापसंद है, खासकर मना की कमी। जाने से पहले लूकस उसकी पेशानी पर हल्का सा थपथपाता है, उसकी मना को स्थिर करते हुए। अथनेसिया, अगर मेरे लौटने तक तुम्हारी मना ओवरफ्लो होने लगी तो मैं रेवन को खा जाऊंगा। हालांकि उसका लहजा बेपरवाह था, लेकिन उसकी चिंता साफ झलक रही थी। वो आगे जोड़ता है, अगर जरूरी लगे तो उस बेवकूफ नीले पक्षी के साथ खेलती रहो, सिर्फ इसी वजह से मैंने उसे हटाया नहीं। इससे पहले कि अथनेसिया उससे और सवाल कर सके, लूकस गायब हो जाता है, उसे सवालों के ढेर के साथ अकेला छोड़कर। लूकस महल के लंबे गलियारों से होकर चलता है। उसके कदमों की गूंज खाली जगह में तेजी से गूंजती है। उसके दिमाग में बार बार अथनेसिया के शब्द गूंजते हैं, मैं चिंतित हूं क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। वो ऊपर देखता है, जैसे कोई पुरानी दबी हुई याद उभर आई हो। कितना दयनीय बच्चा है, कभी लंबे सफेद बालों और सुनहरी आंखों वाले एक आदमी ने कहा था। उसका स्वर न तो क्रूर था, न ही सहानुभूतिपूर्ण, बस तथ्यात्मक। तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सुंदर चीजों से भरी इस दुनिया में सिर्फ तुम ही खाली हाथ पैदा हुए, खाली हाथ जियोगे और खाली हाथ ही मरोगे। कितना दयनीय। लूकस हल्की सी अंधेरी मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, मुझे हंसाओ मत, मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं होगा। लेकिन उसके दिल की तेज धड़कन उसे धोखा दे देती है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है, जैसे किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रहा हो जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। वो आखिरी शब्द फुसफुसाता है, किसी और से नहीं, खुद से। मैं ठीक हूँ, इसलिए देवताओं को अपने काम से काम रखना चाहिए। अगले दिन राजकुमारी अथानेसिया उन सभी कुलीन महिलाओं के लिए एक चाय पार्टी आयोजित करती है, जिनसे वो पहले दोस्ती कर चुकी थी। उसने एक बेहद सुंदर नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, ठीक उसी रंग की जैसा वो रेशमी नीला साटन रिबन जो जैनेट ने उसे नाव की सवारी के दौरान तोहफे में दिया था। महिलाएं उसे आदरपूर्वक अभिवादन करती है, लेकिन जैनेट विशेष रूप से खुशी से दमक रही थी, क्योंकि अथानेसिया वही उपहार पहने हुए थी जो उसने स्वयं दिया था। इसके बाद फूलों के बाग में चाय पार्टी शुरू होती है। सुगंधित फूलों और हल्की धूप के बीच महिलाएं धीरे धीरे बातचीत में डूब जाती हैं। कुछ ही देर में बातों का विषय स्थापना दिवस महोत्सव की ओर मुड़ जाता है। हरी पोशाक पहने एक महिला उत्साह से कहती है, राजकुमारी, महोत्सव से औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू करेंगी। मैं सचमुच उस पल का इंतजार कर रही हूँ। अथानेसिया हाल की तमाम उथल पुथल के बीच ये बात लगभग भूल ही चुकी थी। ये सोचते ही उसका दिल बेचैनी से धड़क उठता है और उसके भीतर हल्की सी घबराहट फैल जाती है। तभी बिल्कुल अचानक जैनेट बोल उठती है, क्या राजकुमारी भी महोत्सव में जाएंगी? जैनेट का ये उत्साह अथानेसिया की नजरों से छिप नहीं पाता। वो हैरानी में पलकों को झपकाती है। मुझे अभी पक्का नहीं पता, अथानेसिया घबराए हुए स्वर में कहती है। जैनेट आगे कहती है, ये पहली बार है जब मुझे महोत्सव में शामिल होने की अनुमति मिली है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं राजकुमारी के साथ वहां जाऊं। ये बात सब जानते थे कि बचपन से ही जैनेट का स्वास्थ्य कमजोर रहा था, इसी कारण वो शायद ही कभी घर से बाहर निकलती थी। लेकिन अथानेसिया असल सच्चाई जानती थी। मिस्टर वाइटी, जो जैनेट के कार्यवाहक संरक्षक थे, ने ये बात महज एक बहाना बना रखी थी, क्योंकि नीली शाही आंखों को छुपाने वाला जादू एक समय सीमा रखता था और मिस्टर वाइटी इतनी आसानी से वो रहस्य उजागर नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए अधिकतर समय जैनेट को घर के भीतर ही बंद रखा जाता था। अचानक हवा में धूल का एक बड़ा गुबार उठता है। महिलाएं चौंककर उसी दिशा में देखती हैं। वहां ब्लैकी दिखाई देता है। घबराहट में सभी महिलाएं अपनी सीटों से उछलकर खड़ी हो जाती हैं। उस विशाल जानवर को उनकी ओर तेजी से दौड़ते देख उनका दिल दहल उठता है। अथानेसिया घबराहट कम करने के लिए कुछ कहना चाहती है, ये बताने के लिए कि वो हानि रहित है, लेकिन उसकी आवाज महिलाओं की चीख पुकार में डूब जाती है। वे सब डर के मारे फेलिक्स के पीछे छिप जाती हैं। फेलिक्स की पुतलियां पूरी तरह कांप रही थीं। वो भ्रमित था, लेकिन ब्लैकी पूरी ममता के साथ अथानेसिया के चेहरे को चाटने लगता है। अथानेसिया उसे बैठने और खड़े होने का आदेश देती है, ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह निर्दोष है, और ब्लैकी खुशी खुशी उसके हर आदेश का पालन करता है। तभी एक नौकरानी भागती हुई आती है, सांस फूलती हुई माफी मांगती है। मुझे माफ कीजिए राजकुमारी, शायद उसे केक की खुशबू आ गई होगी। लेकिन अथानेसिया को कोई आपत्ति नहीं होती। खामोशी तोड़ते हुए जैनेट पूछती है,
राजकुमारी, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या है? अथानेसिया आखिरकार उसकी ओर देखती है। ओह, ये मेरा पशु साथी है। ये बहुत स्नेही और बेहद कोमल है। अथानेसिया आभारी महसूस करती है। आखिरकार सभी महिलाएं फेलिक्स के पीछे छिप गई थीं। सिर्फ जैनेट ही उसके पास रही थी, अनजानी घटनाओं से उसे बचाने की कोशिश करती हुई। जैनेट सुकून की सांस लेती है। उसकी घबराहट धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो पूछती है कि क्या वो ब्लैकी को सहला सकती है। अथानेसिया तुरंत सहमति दे देती है। जैनेट ब्लैकी को छूती है और ब्लैकी उसके स्पर्श से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। जल्द ही अन्य महिलाएं भी शांत हो जाती हैं, ये देखकर कि ब्लैकी कितना आज्ञाकारी और सौम्य है। अथानेसिया प्यार से ब्लैकी के सर पर हाथ फेरती है और तभी अचानक स्थैतिक बिजली उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसके पूरे शरीर में झटके फैल जाते हैं। दर्द उसकी नसों में धड़कने लगता है। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठता है और फिर वो मुंह से खून खांचती है, जो उसकी हथेली और पोशाक पर बिखर जाता है। जैनेट की आंखें दहशत और सदमे से फैल जाती हैं। अन्य महिलाएं और लूकस भी सब स्तब्ध रह जाते हैं। अथानेसिया लड़खड़ाकर बेहोश हो जाती है। जैनेट उसे थाम लेती है, लेकिन इससे पहले कि फेलिक्स या कोई और कुछ कर पाता, एक तेज रोशनी की चमक सबको अंधा कर देती है। उस जबरदस्त झटके से जैनेट पीछे की ओर उछलकर गिर जाती है। उसी समय महल के भीतर क्लॉड राजकुमारी के पोशाक को लेकर दर्जी से बात कर रहा होता है। दर्जी काम जारी रखने की अनुमति मांगती है। क्लॉड शांत स्वर में कहता है, अगर राजकुमारी को पसंद आई तो तुम काम जारी रख सकती हो। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक नौकरानी भागती हुई अंदर भागती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। महाराज, महाराज, कुछ भयानक हो गया है। क्लॉड तुरंत मुड़ता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बात राजकुमारी से जुड़ी है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसके दिमाग में उसके अंतिम शब्द गूंजते हैं, पापा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं।